देखो तुम्हारे नए सिलेबस के हिसाब से 10 मार्क्स डायरेक्टली इसी चैप्टर से आएंगे। तो अगर तुम 20 मिनट तक अपने दिल को थाम कर ये इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हारे 10 मार्क्स तो यहीं से बन गए समझो। इस वीडियो में हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन किए हैं जो तुम्हारे इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं, और सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझा है कि आखिर कोई आंसर सही है तो वो क्यों है, जिससे कि तुम्हारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और तुम लोग एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन बनाकर आ सको। तो चलो यार शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब फॉर्म हुआ था? अब बोलोगे भैया ये क्या होता है, सब लोग बोल देते हैं ये कब फॉर्म हुआ था वो कब फॉर्म हुआ था, पता ही नहीं है मतलब कि ये है होता क्या है। तो देखो यार, इसका रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से तुम लोग क्या समझ रहे हो कि किसी भी चीज को रीऑर्गेनाइज करना, फिर से किसी चीज को सेट करना, और यहां पर स्टेट लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना। देखो यार 1953 के आसपास ये इसका आंसर ही निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस टाइम पर क्या हो रहा था यार कि कई सारे स्टेट बोल रहे थे कि मेरी लैंग्वेज इस स्टेट में नहीं बोली जा रही है, मुझे एक अलग से स्टेट चाहिए। फिर इसके बाद कई बार क्या हुआ था कि शुरुआत में जब स्टेट वगैरह बने थे आज़ादी के बाद, तो ऐसा हो रहा था ना कि सब स्टेट वालों को लग रहा था नहीं मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरी लैंग्वेज बोलने वाले कई सारे लोग दूसरे स्टेट में फंस गए हैं, मुझे एक नया स्टेट चाहिए, या फिर ये स्टेट गलत बन गया है, मुझे दूसरे टाइप के स्टेट में जाना है। तो ऐसे करके कई सारी दिक्कतें आ रही थी। इसी वजह से यार गवर्नमेंट ने बोला कि चलो एक कमीशन बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ कमेटी बैठाते हैं जो ये देखेगी कि आखिर हम लोग लैंग्वेज, वहाँ के रिलीजन वगैरह, वहाँ के कल्चर के बेसिस पे आखिर कैसे हम लोग स्टेट को डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड में ज्यादातर लोग नागा लैंग्वेज बोलते हैं और वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, इसी वजह से वो उसे एक प्रॉपर अच्छे से स्टेट ही बना दिया गया है। ऐसे ही कई सारे प्रदेश हैं, ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जिनका डिवीजन उनके लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है, वो कौन से कल्चर रिचुअल फॉलो करते हैं उनके बेसिस पे हुआ है। ऐसे ही अंदाजी तीरा ऐसे नहीं खींच दिया गया है कि तुम लोग ऐसे ही ड्राइंग बना रहा है कोई और ड्राइंग बनाकर तुम लोग को डिवाइड कर दिया स्टेट। इसके पीछे प्रॉपर दिमाग लगाकर बांटा गया है। इसको दिमाग में बैठा लो कि 1953 में ये सब काम हुआ था और ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या होता है भैया? जो दोनों स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के काम के अंडर में आते हो। लिस्ट का मतलब पता है ना, अब इतना तो नहीं बताऊंगा मैं इसी वीडियो में क्योंकि ये तो एमसीक्यू वाला वीडियो है। अगर इस चैप्टर के बारे में नहीं पता है तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तुम लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वैसे ही चलते फिरते मैं बता देता हूं कि कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें तुम लोग को स्टेट जो गवर्नमेंट जो काम करेगी और यूनियन गवर्नमेंट जो काम करेगी वो दोनों साथ में लिखा रहता है कि हाँ ये दोनों लोग एक साथ काम कर सकते हैं इस टॉपिक पर। जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट करेगी उसे हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट में अच्छे से तुम्हारा दिया गया रहता है कि यूनियन गवर्नमेंट किस किस कामों में अपना माथापच्ची करेगी। वैसे ही स्टेट लिस्ट भी होता है। इससे क्या होता है कि सभी लोगों को अपने कामों का पता चल जाता है, कोई दूसरे के काम पर इंटरफेयर करके छोटा छोटी नहीं करता है, सब अपने ही काम करते हैं। यहां पर पूछा है कि कंकरेंट लिस्ट में इनमें में से कौन सा काम आता है? ट्रेड। ट्रेड अपने दिमाग में बैठा लो, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। अडॉप्शन, इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि ये राइट आंसर है, अभी 2 रुपया का सस्पेंस बनाना है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये भी तुम्हारा है स्टेट लिस्ट के अंदर। और फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स क्योंकि देश का मैटर है, अगर तुम्हारा फॉरेन अफेयर्स अच्छे से ना देखा गया तो देश के संबंध खराब हो जाएंगे, तो ये देश के लेवल की बात है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है। जब भी ऐसे कोई लिस्ट टाइप का क्वेश्चन आए तो दिमाग में सोचो कि अगर इससे कुछ नुकसान हुआ, इससे कोई दिक्कत हुई तो क्या देश को असर पड़ेगा? तो अगर आंसर तुम्हारा है सही, यस हाँ पड़ेगा, इसका मतलब वो यूनियन गवर्नमेंट का काम है। जैसे कि तुम्हारे फॉरेन अफेयर्स हो गए, डिफेंस हो गए, ये किसी स्टेट, एक अकेले स्टेट के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। करेंसी वगैरह हो गई, ये तुम्हारे यूनियन लिस्ट के कामों में आ जाती हैं। बाकी एडॉप्शन यहां पर तुम्हारा राइट आंसर है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों इस पर वर्क करती हैं। ऐसे ही तुम्हारा एजुकेशन, स्टूडेंट वगैरह का एजुकेशन, ये भी तुम्हारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेटस हैज बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है।
राष्ट्रभाषा नहीं है। ये तुम्हारे टीचर ने कई बार तुम लोग को बोला होगा, नहीं सुने हो तो अब फिर से सुन लो कि ये राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है रीजनल लैंग्वेज, तो ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज ये सही आंसर है, फिर से 2 रुपया सस्पेंस, इसी वजह से नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज भी ये नहीं है। भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में कई सारे लैंग्वेज, कम से कम 22 लैंग्वेज तो हैं ही, जो कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। इसको याद कर लो कि 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता भी दे दी गई है। तो इतने सारे लैंग्वेज में से हिंदी को सुपीरियर कैसे दिखा सकते हैं? बाकी लैंग्वेज भी तो लैंग्वेज है, उनको भी जीने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सारा फलाना ढिमकाना तो उनका भी है। हिंदी को ही स्पेशल अपीयरेंस क्यों दी जाए? इसी वजह से इंडिया ने बचने के लिए नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं रखी है। और ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिटी लैंग्वेज, तो ये भी कोई टाइप की लैंग्वेज नहीं है यार, इसको हिंदी को इतना भी नहीं गिरा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो कामकाजी भाषा है वो ज़्यादातर हिंदी ही चलती है पूरे भारत में, क्योंकि हिंदी समझने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। एंड जो कुछ रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल हो गए, मलयालम हो गई, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपस में बातचीत रीजनल लैंग्वेज में ही कर लेती हैं, उनके लिए वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह वर्क करता है। लेकिन इन जनरल पूरे भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को ही माना गया है। सो ये दिमाग में याद रखो, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो मैं बता रहा हूं उसको पचाते जाओ, ये नहीं कि एक कान से सुन रहे हो दूसरे से निकाले जा रहा है और फिर पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन होगी। जो बोल रहा हूं ध्यान से बातों को सुनो। अगर हेडफोन वगैरह है तो उसको लगाओ, ईयरफोन लगाओ और तब बातों को सुनो, जिससे थोड़ा दिमाग में भी बैठे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। हु इज द हेड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट? अर्बन लोकल गवर्नमेंट का हेड कौन है? मुखिया नहीं। अर्बन मतलब क्या होता है? मैंने तुम लोग को ट्रिक बताई थी ना कि जहां पर उबर चलती है वो होता है अर्बन इलाका। उबर कहां पर चलती है? शहरों पे। तो उबर अर्बन मतलब कि शहरी इलाका, रूरल इलाका मतलब हो गया गांव देहाती इलाका। तो यहाँ पर अर्बन इलाके की बात चल रही है, तो यहाँ पर कोई फैंसी नाम होगा। वार्ड कमिश्नर ये भी नहीं होगा, सरपंच ये भी नहीं होगा, फैंसी नाम चाहिए भैया। तो ऑप्शन नंबर डी मेयर सही होगा इसका राइट आंसर। एंड हाँ, तुम लोग ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस बनाते रहो, खुद से भी बनाओ और अपने दोस्तों से भी बनवाओ, चुटपुटिया दोस्तों से भी बनवाओ। इसके लिए तुम लोग कोई अच्छी सी बुक खरीद सकते हो। एंड क्योंकि टर्म 1 है तो तुम लोग टर्म 1 के रिवीजन के लिए एक बुक खरीद सकते हो। ओसवाल पब्लिशर्स की एक आती है जिसमें तुम लोगों को सभी सब्जेक्ट एक ही बुक में मिल जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा तुम लोग को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तुम लोग देख सकते हो, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें तुम लोग को सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं एक ही बुक में, तो पैसा कम लगेगा। तुम लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो और उस बुक के बारे में भी देख सकते हो। अच्छी बुक है, लेना हो तो ले सकते हो, तो जाकर देखो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो यार तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अ मेजर स्टेप वॉज टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है भैया? यही नहीं पता है मुझे। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक पावर एक जगह पर जहां इकट्ठी थी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, उसको बांट दिया गया, एकदम छलनी छलनी कर दिया गया पावर को। तो इसे ही हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या किया गया था कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में ये सब जो सरपंच वगैरह, जो गांव के मुखिया वगैरह थे, इन सबको भी थोड़ी पावर देने की कोशिश की गई थी, जिससे कि लोकल लेवल पर एकदम निचले स्तर पे भी लोगों को मदद पहुंचे और लोगों का काम अच्छे से चलता रहे, उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। सो ये हुआ था यार 1992 में, 1992 में। और इसमें मेजर 3-4 चेंजेस किए गए थे, जिसके बारे में मैंने तुम लोग को अच्छे से बता रखा है, लेकिन चलते फिरते मैं बता देता हूं। पहला कि वुमेन्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी। और हाँ, लोकल गवर्नमेंट ही एक ऐसा टाइप का गवर्नमेंट है जिसमें वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दी गई है 1/3%। इसी वजह से यह दिमाग में रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ सीट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी गई थी। और इसके साथ ही में लोकल गवर्नमेंट में भी रेगुलर चुनाव की प्रथा शुरू हो गई थी उसी टाइम से, कि हाँ बार बार चुनाव होंगे। ये नहीं है कि कभी भी सरपंच बन जा रहा है, कोई भी सरपंच का बेटा सरपंच बन रहा है। प्रॉपर चुनाव होंगे और उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन उस गांव का प्रधान, कौन उस गांव का मुखिया बनेगा। सो ये सारी चीजें हुई थी। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में और देखेंगे, शायद 1-2 क्वेश्चन और है इसके बारे में, वो देखा जाएगा। इसके बाद है स्टडी द गिवन कार्टून। ये हम लोगों ने इमेज बेस्ड क्वेश्चन वाले में देख रखा है।
इसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि हाँ कमल दिख रहा है और ये चेहरा भी थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। बाकी अपोजिशन के कई लीडर्स यहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उन्होंने कई लोगों के साथ कई बार गठबंधन करके सरकार बनाई थी। वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और कई लोगों के साथ क्योंकि उन्होंने मिलकर पार्टनरशिप करके कोलिजन करके एक गवर्नमेंट बनाई थी, इसी वजह से यहाँ पर कोलिजन की मशाल भी जल रही है। और इनका चेहरा भी यार थोड़ा बहुत अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ही बनाया गया है, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो। सो इसका राइट आंसर यही होगा, अपने दिमाग में बैठा लो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी तुम्हारा एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन वाले वीडियो से ये क्वेश्चन दे दिया गया है, क्योंकि यार तुम्हारा रिवीजन होता रहना चाहिए। सो इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि हाँ यहाँ पर इंदिरा गांधी हैं, ये सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर बांट रही हैं और अपने मन मर्जी से किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के पास अथाह पूरा पतीला भर के पावर है और ये लोग बेचारे कटोरा ले लेके मांगने आ रहे हैं। तो ये फेडरलिज्म के उसूलों के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के बेसिक स्पिरिट को खराब करती है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसीडरिंग द वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि हम लोगों को एक पैराग्राफ दे दिया गया है, उसके बेसिस पे हम लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो यार, ऐसे में मैंने तुम लोग को पहले से बता रखा है कि इसमें ज्यादा दिमाग मत खराब करना, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं रहता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। इसमें तुम लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये गारंटी है कि मिल ही जाएगा, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आएगा। इस पूरे पैराग्राफ में जिस चीज के बारे में बात हो रही होगी वही उसका राइट आंसर होगा। जैसे कि इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। अब ये डायरेक्ट तुम्हारा बताया गया है, यूनियन लिस्ट के बारे में इसमें बात की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है यूनियन लिस्ट। बाकी ये सारे काम के नहीं है, ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है तुम्हारा एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसीडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। सेम वही वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोग को किसी दूसरे लिस्ट के बारे में दिया होगा, चलो उसको देख लेते हैं। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मैंने तुम लोग को पहले ही बता रखा है, इसका राइट आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर हो रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। एंड हाँ, कोई भी अगर इश्यूज आ रहे हैं, कोई और टाइप के वीडियोस चाहिए तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या 12 पास करने के बाद करोगे क्या? अभी करो, लाइक करो एंड कमेंट चुटपुटिया दोस्तों को भी कर दो, और कमेंट वगैरह तो कर ही दो कि हाँ वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा लगा, ये सब कमेंट करो। एंड जितना तुम लोग कमेंट करते हो, जितना लाइक करते हो, उतना यूट्यूब को लगता है कि हाँ इस चुटपुटिया इंसान को समझ में आया, अच्छा लगा इसको वीडियो, मतलब इसके जैसे और कई लोगों को रिकमेंड करो। तो जितना तुम लोग शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा ये वीडियो और फैलेगा। तो मेक श्योर कि शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये 3 चीज़ तो कम से कम कर दो। बाकी सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? अब इनकरेक्ट बताना है हम लोग को, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए के सामने है तुम्हारा स्टेट लिस्ट। जो बता रहा हूँ दिमाग में घुस रहा है ना, हम लोग ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं, तेज चल रहे होंगे तो कमेंट करके बताना कि हाँ तेज चल रही है भैया आप। तो अगर धीरे धीरे आसान भाषा में हम लोग चल रहे हैं तो याद करने की कोशिश करो, आंसर अपने दिमाग में बैठाते रहो। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, तो चलो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, ये भी सही है जैसा मैंने तुम लोग को बताया। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट, और लोकल गवर्नमेंट रेसिड्यूरी पावर्स। सो देखो यार, ये निहायती गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पर तुम्हारा ये रेसिड्यूरी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और आखिर में इसका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि ये पावर उसके पास रहेंगी कि नहीं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास थोड़ी बहुत रहती है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। लोकल गवर्नमेंट का कोई नामो निशान नहीं है कि इनके पास ये वाली पावर्स होंगी। लोकल गवर्नमेंट के पास खाली चुटपुटिया टाइप के पावर रहती हैं, जिससे कि वो अपने स्टेट को, अपने मतलब अपने गांव, छोटे मोटे गांव, विलेजेस को ही कंट्रोल कर पाते हैं, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पेयर पूछा गया था। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वेयर 1992 में। तो टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ये सही है।
एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर मेन। मेन तो नहीं होगा यार, ये तो वहां पर वुमेन होगा मेरे पढ़ने के हिसाब से, तो ये तुम्हारा गलत लग रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट, ये भी सही हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो यार 3 ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारे सही हैं, लेकिन ये तुम्हारा शायद गलत इनकरेक्ट ऑप्शन तुमको बताना रहेगा, क्योंकि तीनों अगर सही है तो इनकरेक्ट ही हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है ना वो ये है कि 1/3 जो टोटल पोजीशंस हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई थी, और यहाँ पर मेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट होगा, और इसी वजह से ये इस क्वेश्चन का शायद राइट आंसर होगा। बाकी यार ये चारों ऑप्शंस तुम्हारे सही हैं, तो ये नाम के लिए तुम लोग इसको बी अभी के लिए कर लो कि चलो यही गलत ऑप्शन है, मतलब यही सही ऑप्शन है। बाकी ये चारों पॉइंट्स तुम्हारे सही है, इसको एक बार पढ़कर दिमाग में बैठा लो। अगर डिसेंट्रलाइजेशन से कोई क्वेश्चन आए तो तुम लोगों को इसी चारों ऑप्शन से रिलेटेड आएगा, इसी को कभी तुम लोग को सही बताना रहेगा, कभी गलत। तो ये मेन 4 पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि तुम्हारा है यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर एक कॉलम ए दे दिया गया और कॉलम बी। कॉलम ए में तुम्हारा यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत दिया गया है, और साथ में तुम्हारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नमेंट और मेयर दिया गया है। अब क्वेश्चन पढ़ के तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोगों को बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट का हेड कौन रहता है, मैनेज कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करता है। स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन रहता है, मैनेज कौन करता है, और इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैनेज कौन करता है, हेड कौन रहता है। इससे मैच करना है तुम लोगों को। अब मुझे पता है तुम लोग उतना पढ़े लिखे तो हो नहीं कि चारों का तुम लोग को अच्छे से ऑप्शन हर मैच द फॉलोइंग में आता होगा। तुम लोग को हमेशा कंफ्यूजन हो जाती होगी कि हाँ चलो इसका मुझे कंफ्यूजन है कि ये वाला सही होगा कि या फिर ये वाला, या फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते होगे कि हाँ ये वाला तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं ये तो नहीं होगा, कहीं ये तो नहीं होगा। तो तुम लोग को एक प्रॉपर ट्रिक मैंने बता रखी है, जो भी सब्सक्राइबर है उनको बता रखी है। अगर ऐसी और सारी ट्रिक्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, कई सारी ट्रिक्स पता चल जाएंगी। लेकिन जो मेजर ट्रिक पर आते हैं, ट्रिक ये है कि जो तुम लोग को प्रॉपर यहाँ पर तुम लोग को दिए गए हैं जो 2 कॉलम, उसमें ये देखो कि तुम लोग को किस ऑप्शन में श्योरिटी है। हाँ चलो मुझे ये पता है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो सही आंसर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और कोई नहीं हो सकता, ये मुझे पक्का पता है, 100% मैं श्योर हूँ। तो अब जाकर यहाँ पर कंफ्यूज होने से अच्छा सीधे जाओ राइट ऑप्शन में और देखो कि यहाँ पर 1 का ए किस में है, किस ऑप्शन में तुम्हारा 1 का ए है। तो यहाँ पर 1 का ए तो तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ 1 का ए है। इसका मतलब क्या है, ये वाला आंसर तुम्हारा सही होगा। इसके बाद जैसे मुझे अगर ये 2 ऑप्शंस में कोई 1 का ए दे दिया गया, 2 ऑप्शन में फिर तुम लोग को कंफ्यूजन हो गई, तो ये देखो कि तुम सेकंड में किस में श्योर हो। जिससे मुझे पता है, मान लो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होगा वो शायद मेयर ही होगा, मैंने पढ़ रखा है। तो 3 का डी मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सही होगा। अब देखो 3 का डी है कहाँ पर, अगर तुम लोग को इन दोनों में कंफ्यूजन थी तो देखो क्या इसमें 3 का डी है क्या, तो हाँ इसका आंसर 3 का डी है इसमें भी। तो इसका मतलब 100% यही सही है। बाकी 3 का ए यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी तुम लोगों ने तुरंत 2 मिनट में निकाल लिया, बिना अपना दिमाग लगाए कि कौन सा क्या होगा, कौन सा क्या होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि कौन सा ऑप्शन तुम लोग को आता है, उससे रिलेटेड अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और उसी के बेसिस पे देखो कि तुम्हारा वो ऑप्शन सही है कि नहीं। पहले पूरा बनाने की कोशिश मत करो, एंड ऐसे ही अपना सेकंड तुम लोग क्वेश्चन बना सकते हो, पॉज करो और बनाकर देखो। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, चौथा है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो मुझे तो पता है यार यूनियन लिस्ट में आते हैं फॉरेन अफेयर्स, ये मैंने देख रखा है। तो 1 का सी होना चाहिए, ये तो मुझे पता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 1 का सी कौन सा है। पहले और कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले देखो कि 1 का सी है कहाँ पर, जो तुमको लग रहा है कि हाँ ये तो 100% सही है, वो किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 1 का सी ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है, और यही इसका राइट आंसर होगा। अब बी सी डी, इसमें तुम्हारा 1 का सी कहीं नहीं है, इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं होगा, कोई और राइट आंसर है। और ए में तुम्हारा 1 का सी मैच कर रहा है, इसका मतलब यही राइट आंसर है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में आते हैं तुम्हारे एग्रीकल्चर, हम लोगों ने जस्ट अभी देखा।
तो 2 का डी मैच कर रहा है, ये ए ही ऑप्शन सही होगा। मतलब देख रहे हो ना, बाकी क्वेश्चंस पढ़ने की, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम लोग का पहला ऑप्शन देख के ही पता चल जा रहा है कि हाँ चलो यही आंसर सही होगा। सो इसी तरीके से तुम लोग अपने कई सारे क्वेश्चंस ये कॉलम ए कॉलम बी वाले अच्छे से बना सकते हो। हर बार ये ट्रिक काम करती है। एक ही ऑप्शन तुम लोग खोज लोगे, उसी का ही तुम्हारा हो सके वही आंसर सही मिल जाए तुम लोग को। सो यार इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने तुम्हारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे एंड कई सारे चैप्टर्स के तुम्हारे ये एमसीक्यू सीरीज के वीडियो आ चुके हैं, उसको अच्छे से देखो। उसमें तुम लोग को चैप्टर से रिलेटेड कई सारी ट्रिक मिलती हैं, समरी हो जाता है चैप्टर का, रिवीजन हो जाता है, तो तुम्हारा कम से कम टाइम में सारा रिवीजन वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेक श्योर कि तुम लोग अभी सब्सक्राइब वगैरह कर लो, चिटपुटिया दोस्तों को शेयर भी कर लो तुरंत के तुरंत। एंड बस तुम्हारा इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने सेकंड चैप्टर जो बाकी है, शायद एक ही 2 चैप्टर अब बाकी हैं, उन चैप्टर्स का भी हम लोग एमसीक्यू सीरीज का ये वीडियो ले आएंगे, जिससे कि तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन हो जाए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लो, टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 इन सब के लिए भी तुम्हारे वीडियोस आते रहेंगे। तो बहुत, क्योंकि यार इस चैनल पर तुम लोग को क्वालिटी वीडियोस ही बस मिलते हैं, ये नहीं कि पूरा भंडार ही आ रहा है। जितने भी वीडियो आएंगे वो क्वालिटी वीडियो आएंगे और सबसे कम टाइम में आएंगे, इस बात की श्योरिटी है। क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले 10 बार ये सोचा जाता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा इस वीडियो को देख के। अगर कुछ काम का नहीं रहता है तो कई वीडियो तो यार अपलोड भी नहीं हुई है। नंबर 1 प्रायोरिटी तुम्हारा टाइम ही रहता है कि हाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुमको कंटेंट बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मिले। यही 2 प्रायोरिटीज हैं और इन्हीं के बेसिस पे सारे कंटेंट तुम्हारे आते हैं। तो ये बेल नोटिफिकेशन वाला ऑल पर कर दो, जैसे वीडियो आए तुरंत देखा करो और तुरंत कमेंट वगैरह किया करो। सो इस वीडियो के लिए यार बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर तुम लोग सारे एमसीक्यू सीरीज के वीडियोस देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन वीडियोस का भी एकदम अच्छे से तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 शॉट में आधे घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर 15-15 मिनट में हो गया है, उसको भी देख सकते हो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, साथ में 1 पेज नोट्स भी बने हुए हैं, तुम लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीजें यार फ्री हैं, तो बस डाउनलोड वगैरह कर लो, वीडियो वगैरह देख लो। और क्या, टर्म 1 के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे नंबर तो तुम्हारे आने ही हैं।